नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सबने देखना शुरू कर दिया है न्यूज रूम 24 आवाज। इस समय हम उधमपुर में है और न्यूज रूम की टीम आज उधमपुर पहुंची है और हमारे साथ में एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए पवन गुप्ता है। ये वही पवन गुप्ता है जिन्होंने इंडिपेंडेंट अपनी जीत दर्ज की थी और अब भाजपा की तरफ से उधमपुर वेस्ट के प्रत्याशी हैं। सीधा इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन भी हो गई लंबे समय के बाद उधमपुर के अंदर भी अब इलेक्शन जो है वो हो रहा है और डिलिमिटेशन में जब आप जीते थे कुछ एरिया आपके साथ थे जो अब बट गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो मेरा 40% एरिया जो है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से हट गया और जो 40% जो नया है उसमें हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। हम सब जगह क्लीन स्वीप कर रहे हैं। आपको रिजल्ट के टाइम पे पता लगेगा, क्योंकि जहाँ पर कोई मुकाबला ही नहीं था। क्योंकि जो अपोजिशन यूनाइट होकर जो कर रही है, मैं नहीं समझता कि उनके पास में कोई मुद्दा है। हमारे पास में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो 370 का है, क्योंकि 70 साल लगे इस संघर्ष को करते हुए कि ये 370 कब खत्म होगा। मैं आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करूंगा और पूरी उधमपुर की जनता नहीं, पूरे भारतवर्ष की जनता उनका शुक्रिया अदा कर रही है कि आपने इस आर्टिकल को हटाकर आपने अलगाववाद पे गहरी चोट की है। जो दो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हुआ करते थे, दो हमारे झंडे थे, वो खत्म हो गए। अब कश्मीर में जो उनका एक बार बार जो कहा करते थे कि हमारा अलग आइन है, हमारा अलग निशान है, हमारा अलग झंडा है, वी आर ए सेपरेट नेशन, वो आज सारे मुद्दे समाप्त हो गए। अब वो एक सामान्य नागरिक बन गए हैं जैसे बाकी राज्य हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अलगाववाद पे गहरी चोट है और कश्मीर के अंदर में जो आज अमन चैन आया है, जो शांति आई है, वो सिर्फ और सिर्फ ये 370 के जाने के बाद में आया। आप देख रहे हैं, एक भी पत्थरबाजी की घटना वहाँ पर नहीं हुई। वहाँ पर मिलिटेंसी में काफ़ी बड़ी गिरावट आई हुई है और कश्मीर में लोग खुश हैं कि उनके बच्चों को मिलिटेंसी में धकेला नहीं जा रहा है, गरीब बच्चों को पत्थरबाजी के लिए उकसाया नहीं जा रहा है। आज उनकी माताएं खुश हैं, सैलानियों की वहाँ पर भरमार है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पिछले 4 साल में कश्मीर में आई है। अब लोगों ने रियलाइज़ किया कि 30 साल उन्होंने मिलिटेंसी में वेस्ट की है। जो मिलिटेंट उनको उकसाया करते थे, अब उनको ये दिमाग में आया कि हम भारतवर्ष के साथ में मिलकर कदम से कदम मिला के चलें और इसी में हमारी भलाई है। वापस आते हैं, उधमपुर की बात करते हैं। आपने कहा कि 40% एरिया वो कट गया जो जहाँ के कभी आपको वोट पड़े थे, लेकिन अब आपको लगा कि जो 40% एरिया आपका कट गया है उससे कोई नुकसान आपको होगा? मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं एक थोड़ा सा इंडिकेटर लोकसभा चुनाव का देता हूँ। हमारी 28,000 वोट की लगभग लीड थी यहाँ पर, उसमें से 22,000 वोट में जो पुराना एरिया, जो नया एरिया लगा है, 10,000 वोट की लीड थी हमारी। लीड थी, मतलब वोट नहीं मिले थे, लीड थी। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि लोगों में, उन लोगों में जुनून है, उन लोगों में उत्साह है, उन लोगों में आशा की किरण है। क्योंकि कुछ हिस्सा रियासी के साथ लगता था, कुछ चिरानी के साथ लगता था। अब उनको ये लग रहा है कि ये पहले उधमपुर के साथ ही लगता था। अब उन लोगों को ये लग रहा है कि उधमपुर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कोई भी काम पड़ेगा, चाहे हॉस्पिटल का होगा, रेवेन्यू वालों का होगा, वो उधमपुर में ही होगा। तो इसलिए वो खुश हैं कि उधमपुर आएंगे तो वो सीधा आके अपने काम करवा सकेंगे। उनको रियासी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको चिरानी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ी उनके अंदर में खुशी की लहर है कि ये एरिया उधमपुर के साथ लग गया। मान लीजिए अगर आप इलेक्शन में जो है वो जीत जाते हैं तो युवाओं के लिए क्या रहेगा आपका? देखिए, युवाओं के लिए पहले तो हमारे संकल्प पत्र में नौकरियों का वायदा किया गया है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हम वो नौकरियां देंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक फार्मास्यूटिकल का एक हब बना रहे हैं, यहाँ पर उधमपुर में ग्रीन इंडस्ट्रीज आ रहे हैं और इसको फाइनेंशियल कैपिटल बनाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में लिखा गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज आती हैं तो हमारे बच्चों को जॉब मिलेगा और काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट को हम टैकल कर पाएंगे। बीजेपी 1 लाख नौकरी की बात करती है, कांग्रेस 5 लाख नौकरी की बात करती है। बीजेपी कहती है कि जो परिवार में सबसे बड़ी औरत होगी या बुजुर्ग औरत होगी उसको 18,000 देंगे, लेकिन कांग्रेस कहती है 3,000 महीना देंगे। तो लग रहा है कोई? देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, कांग्रेस तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने बेच रही है। ना तो उनके पास में दिल्ली में सरकार है, ना जहाँ वो सरकार बनाने जा रहे हैं। जम्मू में लगभग उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ पिछलग्गू बने हैं एनसी के, जो 370 को वापस लाना चाहती है, जो
आतंकवादियों को छोड़ना चाहती है। जो हमारे शंकराचार्य जो हिल है, जहाँ पर आदि शंकराचार्य ने जाकर तपस्या की थी, और वो आज से नहीं लगभग 2700 वर्ष से वहाँ पर वो शिवलिंग मौजूद है, उसका नाम वो तख्ते सुलेमान करना चाहती है। तो हरि पर्वत को वो कोई मरान करना चाहती है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट है कि कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। अब किसी को जीतना नहीं है तो वो कहेगा कि मैं 20,000 रुपये महीने का दूंगा। तो लोगों को पता है कांग्रेस ने 65 साल इस देश के ऊपर में जो राज किया, उसमें वो कुछ भी नहीं कर पाए। आप बताइए, क्या उन्होंने किसी गरीब के लिए अनाज दिया? क्या किसी PMAY के अंदर में मकान बनाए? 2 मकान बनते थे पूरी पंचायत में इंदिरा आवास के, और शहरों में तो उन्होंने कोई योजना लागू ही नहीं की। आज किसान सम्मान निधि का 6,000 का जो फायदा मिल रहा है, जिसको हम 10,000 रुपया करने का वायदा कर रहे हैं, उसका फायदा हर किसान फैमिली को मिला है। लोग खुश हैं कि मोदी जी की जो स्कीम्स है उनके अंदर में लीकेज नहीं हुई है। एक बटन मोदी जी दबाते हैं तो 2,000 की किस्त उनके खाते में पड़ती है। लोग क्यों वोट करेंगे कांग्रेस को? अब आप देखिए, गैस के चूल्हे जो है वो पहाड़ की चोटियों में पहुंच गए, उनको सब्सिडी भी मिल रही है सिलेंडर पर। उनके लिए आप देखिए कि आयुष्मान का कार्ड पूरे भारतवर्ष में BPL के लिए है, और मोदी जी की विशेष कृपा से जहां पर वो हर एक आदमी को मिला है। 2 एम्स मिले हैं। जो लोग दिल्ली की कभी सोच भी नहीं सकते इलाज कराने की, आप वो बीजेपुर में जाएंगे। और ये एम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ये दिल्ली के स्टैंडर्ड का बना है, बल्कि इसमें बेटर मशीनरी है। यू विल गो देयर, यू विल फाइंड द स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी हैज बीन इंस्टॉल्ड देयर। तो इसमें लोगों को ये लग रहा है कि अगर यूपी में एक एम्स है, 24 करोड़ की आबादी है, जहां पर 2 एम्स दिया, तो लोगों को लग रहा है जम्मू कश्मीर के कि विशेष कृपा की है मोदी जी ने। 45 डिग्री कॉलेज दिए, 8 मेडिकल कॉलेज दिए। लोग कांग्रेस के लिए वोट करेंगे? कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। कांग्रेस डूब रही है, उधमपुर में उसका नामो निशान नहीं बचेगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर आप जीतते हैं तो उधमपुर के लिए क्या प्लान है आपके? उधमपुर के युवाओं के लिए क्या प्लान है आपके पास? देखिए, हमारा प्लान जो है वो सब सिटीजन के लिए है। युवा भी उसमें इंक्लूड होंगे, उसमें जो हमारे बाकी सिटीजन है वो इंक्लूड होंगे। जहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी कमी है, जहाँ पर पानी की स्कीम हमने मंजूर कराई थी, जो थोड़ी सी डिले की इन्होंने, उसकी DPR के अंदर में कुछ गलतियाँ थी 98 करोड़ की, उसको इम्प्लीमेंट कराना है। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी है। दूसरा हमारी प्रायोरिटी है कि जहाँ पर बस अड्डा भी हमारा छोटा पड़ रहा है, एक नया बस अड्डा बनाएंगे। और तीसरा हमारा है कि जहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट नगर और वेयर हाउस बनाएंगे। चौथा एक ऑडिटोरियम बनाएंगे जहाँ पर हम अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे सकें। और इसके अलावा जो हमारे पेंडिंग काम है, इसमें एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए, और युवाओं को नौकरी देने के लिए जहाँ पर एक हम स्किल डेवलपमेंट, विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट कॉलेज खोलेंगे, जिससे बच्चों को हाईली स्किल्ड किया जाएगा। आज हमारे इंडिया में और चाइना में फर्क यही है कि हमारे यहाँ पर बच्चे स्किल प्राप्त करते हैं, बट उनका जो हाईली स्किल्ड जो होता है, जिसमें कि आपको जो वैल्यू एडिशन होती है, जो करनी पड़ती है किसी भी कंपनी में काम करने के लिए, वो हम जहाँ पर विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट कॉलेज को खोलेंगे, वो भी हम करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में जिन गरीब केंद्रित नीतियों को मोदी जी ने लागू किया, जिन गरीबों के लिए काम किया, आप पूरी पहाड़ियों पर चले जाए, वहां पर लोग मोदी जी के काम से बहुत खुश है। जो रोड्स हमारा डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 में है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, कुछ रोड की क्वालिटी क्योंकि सुपरविजन की कमी रही है, वो डिपार्टमेंट्स को हम खींचेंगे जहाँ जहाँ पर कोई गड़बड़ी हुई है। पर जितनी रोड्स हमारे यहाँ पर बनी है, शायद हिंदुस्तान में कहीं बनी हो। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा है कि बीजेपी को वोट करना है। लोग कहते हैं कि सत्ता विरोधी लहर चलती है, मैं सत्ता पक्ष लहर चली है। इट इज अ प्रो इंक्यूबेंसी वेव विच इज देयर इन उधमपुर। आई कैन टेल यू कि आप देखेंगे कि कितने मार्जिन से ये सीट निकलेगी और बाकी सीटें निकलेंगी, क्योंकि जहाँ कांग्रेस का बेस ही नहीं है। 1252 वोट उसने पिछली बार लिए थे। अब कुछ अपोजिशन सारी यूनाइटेड है, कुछ थोड़ा वो वोट ले पाएंगे, उनके कैंडिडेट का किसी को पता नहीं है। तो कैंडिडेट तो 7 तारीख को पता लगा कि ये कैंडिडेट है। हम लोग तो 10 साल से लगातार घूम रहे हैं पहाड़ों में लोगों के बीच में, इसलिए फर्क पड़ता है इन चीज़ों का। ओके, थैंक यू सो मच।
ओके, धन्यवाद। तो ये थे पवन गुप्ता, जिनकी एक्सक्लूसिव बातचीत आपने द न्यूज रूम के माध्यम से सुनी। अब आप तमाम लोगों को क्या लगता है, आपकी क्या इस पर राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखना ये है कि आखिर इन इलेक्शनों में कौन सी पार्टी बाजी मार जाती है और कौन उधमपुर वेस्ट से उम्मीदवार निकलकर सामने आता है। दीजिए राजकुमार को इजाजत, बने रहे द न्यूज रूम 24 आवाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।